नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और इंडियन पॉलिटी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ को लेके। तो निश्चिंत रहो आप लोग। 25 नंबर क्लास हमने देख लिया था। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था कि हमारा टॉपिक था उपराष्ट्रपति। हमने डिटेल में उपराष्ट्रपति को समझा, कुछ होमवर्क हमने आपको दिए थे, उसका आपने आंसर भी किया है, अच्छी बात है। सेकेंड टॉपिक कल हम लोग का क्या था, वो था महान न्यायवादी। तो ये दो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक लेक्चर नंबर 6 में है वो हम कैग पढ़ेंगे। देखो, कैग पे हर साल क्वेश्चन बन के आता है। कभी कभी हो तो किसी साल ना बन के आए तो वो आपका दुर्भाग्य कहा जाएगा बस, वरना एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ का आउट होता है वो कैग के ऊपर। एक बेसिक ये दे देगा कि भाई किस आर्टिकल से संबंधित है, लेकिन दे देगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कैग को ध्यान से समझेंगे, कैग के कार्य को देखेंगे। केवल हम लोग एक आर्टिकल पढ़ के निकलने वाले हैं कि भाई आर्टिकल 148 में और लोक वित्त का संरक्षक होता है। ये आप कहीं भी एक दो लाइन पा जाओगे और हम लोग ये एक दो लाइन ही नॉर्मली पता करके निकल भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि इसकी योग्यताएं क्या है, योग्यता का कहाँ पे चर्चा किया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया या कोई अलग से प्रोविजन बनाया गया है। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, इनके जो कार्य हैं, ठीक है, वो बहुत एक टफ प्रक्रिया है। तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही समझेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो बेसिकली कैग के कार्य यहां पे जाके ये प्रोसेस की प्रक्रिया थोड़ी टफ है इसके रिपोर्ट को प्रस्तुत करने को लेके। तो यहां पे हम लोग काम करेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि कैग अपने आप में समझ जाओ कि इतना बड़ा पद था कि डॉक्टर अंबेडकर खुद इस पोस्ट के बारे में कहते हैं कि सभी संवैधानिक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पद डॉक्टर अंबेडकर ने किसको माना था, तो वो कैग को माना था। तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ महत्ता रही होगी। इसकी महत्ता है तभी तो कहा जाता है जो एक बार कैग बन गया फिर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को नहीं पा सकता है, ताकि वो भविष्य में किसी पद के लालच में आके कोई काम ना करे। ठीक है, यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या कहा कि संवैधानिक पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। तो हम लोग इसके कार्य को बहुत डिटेल में देखेंगे, हमारे लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है और है। यहां से तो श्योर क्वेश्चन आएगा। हालांकि जो हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि टॉपिक को एंट्री अभी हम लोग जब मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिमंडल समझेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, जब हम लोग संसद को समझने की कोशिश करेंगे, तो एक प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि एरिया है या बॉडी है। इसको समझना एटलीस्ट हमारे देखो, समझने के लिए तो हम सब समझते हैं, बट हमको एटलीस्ट इतना परिचय चाहिए कि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन की बन के भी आता है। 4 साल 5 साल में एक ही बार क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली बन के आता है, लेकिन आ जाता है। रेगुलर बेसिस पे नहीं आता प्रधानमंत्री पे क्वेश्चन, लेकिन आ जाता है। पार्लियामेंट पे तो भर के क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। और उस टॉपिक को समझने के लिए जो जरूरी है वो ये जरूरी है। और बाकी जो प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां हैं यहां पे हम लोग संक्षिप्त में जरूर देखेंगे, क्योंकि इन डिटेल टॉपिक के साथ साथ ये चीजें आती रहती है। ठीक है, तो वहां बहुत समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया पहले 3 मिनट में इंट्रो, हम क्या पढ़ने और समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बीच में जो बात होगी वो करते चलेंगे। अब हम लोग आते हैं कैग समझते हैं। तो एक बेसिक सी बात क्या आती है। अच्छा, अब देखो जो बेसिक बात है बस वही मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, नहीं तो लिख दिया है। अब देखो आर्टिकल 148 में कैग से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। कैग के ऊपर चर्चा कहां पे है, तो अनुच्छेद 148 में कैग के ऊपर चर्चा है कि भाई ये कैग का होना आवश्यक है। अब कैग आवश्यक क्यों है, 148 में कहा गया है कि यह लोक वित्त का क्या है, संरक्षक है। याद ना, ये जो पब्लिक फाइनेंस है उसका संरक्षक है। ठीक है, बाकी जो पब्लिक फंड है वो कहां और कैसे खर्च हो रहा है, सही से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उचित तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा, तो वो करता है कैग। इसी के लिए कहा जाता है कि कैग के बारे में कहा जाता है कि कैग क्या है, कैग आपके लोक वित्त का जो पब्लिक फाइनेंस है उसका गार्जियन बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये पब्लिक फाइनेंस का गार्जियन है, संरक्षक है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नॉर्मली मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्योंकि देखो राष्ट्रपति जितनी भी अच्छा, मंत्रिपरिषद मींस सिंपली बात है कि प्रधानमंत्री की भी डायरेक्टली भूमिका होती है। ठीक है, अब वर्तमान समय के अकॉर्डिंग या हम लोग नॉर्मल फेज भी उठाए तो प्रधानमंत्री की जिसपे सहमति नॉर्मली वही बनता है कौन, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है राष्ट्रपति उसी पे उनकी नियुक्ति करता है। खैर हम लोग प्रधानमंत्री टर्म्स का यूज तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भले से व्यवहारिक तौर पे वही बात हो, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर हम क्या बनेंगे कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां वो करते हैं। जैसे कैग की भी नियुक्ति इसी प्रक्रिया के तहत होती है। अब बात आती है कि सर कैग किसको बनाया जा सकता है, क्या निशांत सर को भी कैग बनाया जा सकता है, तो अभी के हिसाब से तो नहीं। ठीक है, अभी के हिसाब से नहीं। क्यों, अब समझो, तो संविधान में कैग को लेके कोई क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए,
ठीक है। क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैग को लेके, तो क्वालिफिकेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना वो क्वालिफिकेशन को लेके साइलेंट है, शांत है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन है कि इसकी योग्यता के ऊपर, ठीक है, संविधान में ये बातें कही गई हैं, तो संविधान में योग्यता के ऊपर चर्चा ही नहीं है, तो बातें कुछ भी कही गई हो, बात है ही नहीं। ठीक है, कह रहा कि इस संसद इसकी योग्यता का उल्लेख करती है, समय के साथ संसद इसकी योग्यता का निर्धारण करती है। अब चूंकि कैग की योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भैया, संविधान क्या कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी। तो संसद क्या कोई लॉज बनाई है कि हम इस नियम के आधार पर कैग का चयन करेंगे, या मुंह उठा के कभी भी हम लोग किसी भी आधार पर चयन कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नो। कैग एक्ट बना था 1971 में, जानना आपका कैग एक्ट बना कब, 1971। तो पहली बात मेरे भाई बंधु, आपको कई सारे एक्ट्स में बताता चल रहा हूं, उनका एक क्रम बनाते चलना। हर एक क्लास में एक दो चीजें आपको ऐसा मिल रही है जिसका क्रम तैयार करना जरूरी है। ठीक, मैं एक बार करा भी दूंगा, बट आप अपने से भी ताकतवर बनो, आप खुद भी करते चलो। ठीक है, पैटर्न तो आप सबको पता ही है। और अब इतने टॉपिक हम लोग कर लिए हैं, आपका राष्ट्रपति खत्म हो गया, आपका उपराष्ट्रपति खत्म हो गया, हम यहां से प्रधानमंत्री, मतलब एक बेसिक्स। अब क्या 2-3 क्लासेस में और मैक्सिमम आपका क्या होगा, पूरी की पूरी कार्यपालिका आपकी समाप्त हो जाएगी, जो मेजर टॉपिक था आपका। यहां से 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम बन के आते हैं। तो दिमाग में रखना है कि हमको पूर्वावलोकन से सॉल्व जरूर करना है। पूर्वावलोकन से सॉल्व करते समय आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे, और अदर स्टेट के पेपर में आए हुए स्टेटमेंट, कथन, कारण, ठीक है, कूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऐसे प्रश्नों से बच के मत भागो मेरे भाई, इसको सॉल्व करो। बेसिकली जो हम लोग आरओ के लिए भी जो मास्टर क्लास में काम करेंगे, तो इन्हीं एरियाज में काम करेंगे जहां से आप भागते हो। ठीक, तो ध्यान रखना, आपको स्वतः इस काम को करना ही होगा अगर आप कभी भी परीक्षा में बिना हिचक रिजल्ट चाहते हो। तो ये काम आप करते चलो, ठीक है, प्रैक्टिस भी करते चलो, प्रैक्टिस करो, अब तभी ना समझ में आएगा कि क्लास का कुछ फायदा कि नहीं है। तो कैग एक्ट हमने 1971 बनाया। अब कैग एक्ट 1971 क्या कहता है कि भाई किसी को कैग चुने जाने के संदर्भ में क्या योग्यता निर्धारित करता है। तो कहता है भाई, मान लो किसी व्यक्ति को हम क्या, अभी पहले तो कमेंट करो, यूपीपीसीएस या यूपीआरओ में आ सकता है कि भाई वर्तमान में कैग कौन है, वर्तमान में भारत के कैग कौन है, ठीक है, और संख्या के अकॉर्डिंग, नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये किस नंबर के कैग है, ये चीज हमको बताना है। 8वें 9वें 10वें ऐसे होता है ना, तो संख्या के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कैग एक्ट 1971 कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कोई पब्लिक सर्विस में है, ठीक है, 10 वर्ष तक लोक सेवक के रूप में काम कर चुका है, 10 वर्ष, मिनिमम कितने टाइम, ध्यान रखना, मिनिमम 10 ईयर। भाई 10 वर्ष तक अगर वो क्या है कि लोक सेवक के रूप में कार्य कर लिया हो, और क्या हो, चूंकि ये लोक वित्त का संरक्षक होता है, कौन, कैग क्या होता है, लोक वित्त का संरक्षक होता है, तो लोक वित्त की जानकारी भी तो हो उसको। दूसरी शर्त क्या है, वह लोक वित्त का जानकार हो, लोक वित्त का जानकार हो। क्यों स्पेसिफिक मानेंगे कि भाई पोस्ट ही ऐसी है, आपको संरक्षक किसका बनना है, तो पब्लिक फाइनेंस का, तो जानकारी तो रहनी चाहिए। तो ये शर्तें रखी गई हैं कैग एक्ट 1971 में कि मिनिमम 10 वर्ष लोक सेवक के रूप में वो काम किया हो और लोक वित्त का जानकार हो। अब कार्यकाल के ऊपर चर्चा करेंगे। नॉर्मली जो संवैधानिक पद है, अगर हम लोग सेंटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 वर्ष और 65 साल ये नॉर्मल देखने को मिलता है, और 5 वर्ष 62 साल नॉर्मली स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेट में देखने को मिलता है। ये आप कभी भी पढ़ लेना, और ऐसा नहीं कि ये जो बताया ये फिक्स है, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली, ठीक ना। और बोलते बोलते हाँ, तो ये चीज समझ गए हम लोग। तो 6 वर्ष, अब देखो 6 वर्ष और 65 वर्ष में दिक्कत आ सकती है। मैंने क्या बोला कि भाई मैक्सिमम कोई 6 साल तक कैग रह सकता है, या अधिकतम उसकी एज कितनी चाहिए, 65 साल, 65 ईयर का उसका उम्र होना चाहिए। अब इससे आप क्या समझ रहे हो, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक XYZ कोई बंदा है, XYZ, अब ये कैग जब बन रहे हैं वर्ष 2025 में, फॉर एग्जांपल ये क्या हुआ, कैग बनते हैं। जब ये कैग बन रहे थे, इनकी उम्र कितनी है, 62.5 साल, 62.5 साल के हैं। तो मैक्सिमम कोई 65 साल तक ही तो कैग रह सकता है। तो यानी आने वाले 2.5 साल में ही क्या होगा, 2.5 ईयर में ही क्या होगा, ये कितने साल को जाएंगे, ये हो जाएंगे 65 साल के। तो 2.5 साल में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई एक भाई साहब है ABC है, ये 54 वर्ष की उम्र में क्या कर रहे हैं, 54 ईयर की उम्र में कैग बन रहा है।
तो भाई 65 साल दूर है, 65 साल होने में इनको कितना समय लगेगा, 11 साल। लेकिन मैक्सिमम कोई क्या कितने साल रह सकता है, 6 ईयर। तो ये जो 6 ईयर दिखा रहा है ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, और एज का मैक्सिमम कितना चाहिए, 65। तो ये दोनों अप्लाई होगा एक साथ। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये भाई ये 60 साल तक, ये 6 साल तक रह जाएंगे, 60 साल तक जाते जाते इनका काम तमाम। ये 2.5 साल रहेंगे। तो आप 6 वर्ष और 65 वर्ष का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब बात आती है कि सर इतना महत्वपूर्ण पद है कि खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इसको सबसे महत्वपूर्ण पद बोला है, तो इनको हटाए जाने की प्रक्रिया फिर क्या है? क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं कि जब चाहे हटा दिया गया? तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर पद धारण करना होता तो जाहिर सी सबसे महत्वपूर्ण पद नहीं होता। अब देखो, इनको उसी आधार पर जब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस रीत से हटाया जा सकता है। अभी हमको पता है कि हाई कोर्ट के एक जज की यहां से भी कुछ नोट की गड्डियां मिली हैं, ठीक है। उसके आधार पर बहुत सारी बातें चीजें चल रही हैं। तो हम जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो कई सारी चीजों को हम वहां भी समझेंगे, ठीक है, कि भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किस रीत से हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस रीत का पालन करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जिस रीत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, उसी रीत के आधार पर, उसी नियम के आधार पर कैग को भी उनके पद से हटाया जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस नियम से हटाए जाते हैं, जो अभी मैक्सिमम 4-5 क्लासेस में, 5 क्लासेस में लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो वहां पे समझेंगे इन डिटेल, ठीक है। अभी बस आप इतना समझो। तो हमने कैग के बारे में क्या समझा भाई, आर्टिकल 158 हमने ये समझा ये लोकवित्त का संरक्षक है। हमने कैग एक्ट 1971 को समझा। क्यों कैग एक्ट 1971 क्यों आया? क्योंकि योग्यताओं के ऊपर संविधान में चर्चा नहीं है, संविधान यहाँ पे साइलेंट है। हमने इनके कार्यकाल को समझा, 6 ईयर और 65 ईयर के का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा, और इनके हटाए जाने की प्रक्रिया समझा। अब हमने कार्य को समझते हैं। भाई लोक वित्त के संरक्षक हैं तो कैसे? आप समझो कार्य क्या है कि भाई जो भारत की संचित निधि है, धनराशि, जो भारत का संचित निधि है, ठीक है, भारत की जो लोक लेखा निधि है, पब्लिक अकाउंट है जो, और भारत की जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि है, और जो महारत्न कंपनियां हैं, इन सभी का लेखा जोखा तैयार करना इनका काम है, ठीक है। अब यहां पे देखो, संचित निधि का मतलब होता है आपके, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, ठीक है। आकस्मिक निधि अब हो गया कॉन्टिंजेंसी फंड, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश ने लिखी थी, मैंने तीनों की इंग्लिश यहां पे लिखा गया, तो ये किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अलावा क्या है, जो महारत्न कंपनियां हैं, जो महारत्न कंपनीज हैं, इनकी क्या करना, इनकी अकाउंटिंग करना, इनका लेखा जोखा तैयार करना बेसिकली किसका काम है? तो ये कैग का काम है। तो इनकी अकाउंटिंग का काम है। अच्छा, ये अकाउंटिंग करके क्या करेंगे? क्या अपने पास रख के सजा सुना देंगे? तो ऐसा नहीं है। फिर ये अपनी जो ये इनकी अकाउंटिंग करके जो रिपोर्ट होगा, वो रिपोर्ट तैयार करके क्या करेंगे कि वो किसको देंगे? तो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद। लेकिन कर तो राष्ट्रपति रहा है। तो इनका काम है ये अपनी रिपोर्ट क्या करेंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। अगर यही काम जो ऊपर का है, जो मतलब जो इनका कार्य है, अगर उस कार्य से रिलेटेड कोई सेंटर लेवल का काम है तो स्टेट को देंगे, और सॉरी राष्ट्रपति को देंगे, और स्टेट का है तो राज्य, संबंधित राज्य के गवर्नर को देंगे, ठीक है, गवर्नर को देंगे। तो राष्ट्रपति को देंगे या संबंधित राज्य के गवर्नर को देंगे। अब राष्ट्रपति और गवर्नर को दे दिए, तो राष्ट्रपति और गवर्नर क्या करेंगे? भाई राष्ट्रपति का काम क्या है कि आप उसको क्या करिए कि संसद की पटल पर रखिए कि भैया कैग के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है। आपका काम क्या है कि आप उसको संसद की पटल पर रखिए। पहला काम क्या कि भैया इसको संसद की पटल पर आपको रखवाना है। राष्ट्रपति संसद की पटल पर रखवाएगा। अब जाहिर सी बात है, संसद की पटल पर रखवाएगा तो हमको होता है कि संसद में कई सारे, ठीक है, कमिटीज होती हैं। जैसे उसमें एक कमेटी है लोक लेखा समिति। इसके बारे में, इस समिति के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं। जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इस कमेटी के बारे में, यही नहीं अन्य जितनी भी कमेटीज है सब के बारे में पढ़ेंगे। तो समझो कि आप समझ जाओ कि एक लोक लेखा समिति है, नॉर्मली एक फाइनेंस कमेटी है, आप ऐसे समझ जाओ।
तो लोक लेखा समिति के पास ही जाएगी। लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। टोटल संख्या 22 होती है, 15 और 7 का रेशियो होता है, तो दोनों के मेंबर्स होंगे। और इस लोक लेखा समिति क्या करेगी कि भाई इस पे करेगी जांच। तो इनका काम क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट इसको क्या करा, द प्रेसिडेंट प्लेसेस इट ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये रिपोर्ट क्या करेगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के टेबल पर रखेगा और उसके बाद से क्या होगा कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अब क्या होगा, क्या लोक लेखा समिति जांच करने के पश्चात इसे मतलब रिपोर्ट को वापस राष्ट्रपति को सबमिट करती है? तो आंसर आएगा नहीं। जांच करने के पश्चात ये अपनी जो रिपोर्ट होगा ये लोकसभा स्पीकर को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को, क्योंकि अब उसको क्या करना है, संसद में प्रस्तुत करना है। फिर फाइनली लोकसभा स्पीकर का काम क्या है, उसको संसद में प्रस्तुत करेगा। अब संसद में हमको पता है कि बहुत सारी जब संसद में कोई चीज रखी जाती है तो संसद में विपक्ष के नेता हैं, अदर भी पार्टीज हैं, सत्ता पक्ष भी है, मीडिया कर्मी भी होते हैं। तो यानी क्या है, अब पब्लिक जो कैग की रिपोर्ट है अब वो पब्लिकली पब्लिश होगी। उसमें रहेगा कि भाई लोक वित्त का यहां पे अच्छे से पालन किया गया है, सही तरीके से इसका वितरण किया गया है, सही यूज किया गया है, नहीं तो बताएगा भाई गलत यूज किया गया है। जितने भी आप आज घोटाला सुनते हो, जितने भी घोटाला, उन सारे घोटालों के पीछे का जो पर्दाफाश, आप जितने घोटाला आज तक सुने हो, ठीक है, पिछली सरकारों के या किसी अदर स्टेट के जितने भी, और भविष्य में शायद जितने घोटाले सुनोगे, उन सभी घोटालों का पर्दाफाश कहेगी इसी प्रक्रिया के तहत करती है, सारे घोटालों का पर्दाफाश। ठीक है, तो हमने समझ लिया भाई कि कैसे क्या करती है कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एक बार ये प्रोसेस फिर से याद करना, टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो होगा क्या, इसका काम क्या है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है यानी संचित निधि है, जो पब्लिक अकाउंट फंड है यानी लोक लेखा निधि है, जो आपकी आकस्मिक निधि है, ठीक है, और जो महारत्न कंपनीज है, इनका लोक लेखा तैयार करना, इनकी अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग करके रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देना। प्रेसिडेंट का काम क्या है कि फिर उसको पार्लियामेंट के टेबल पे रखना। पार्लियामेंट के टेबल पे जाएगा तो फिर क्या होगा, लोक लेखा समिति जो है, ठीक है, वो क्या करेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो रिपोर्ट है, जो उसका रिपोर्ट होगा, वो अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करेगी, तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर क्या करेंगे, उसको पार्लियामेंट पे प्रेजेंट कर देंगे। प्रोसेस समझ गए, यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसी के लिए, क्योंकि कैग के रिपोर्ट की जांच कौन कर रहा है, लोक लेखा समिति। तो कैग जितनी बढ़िया रिपोर्ट तैयार करेगा, लोक लेखा समिति उतनी बढ़िया काम करेगी। यही काम है कि कैग को लोक लेखा समिति का आईज, ईयर, फ्रेंड, फिलोसफर, दार्शनिक, ये सारी संज्ञा दी जाती है, शक्ति है। कैग क्या है, लोक लेखा समिति की शक्ति है। ठीक है, अब हमने क्या हुआ, कैग समझ लिए। तो भाई पहले 15 मिनट में कैग इन डिटेल समझे, आप कमेंट करके बताना चीजें समझ में आ गई। अब हमारी टॉपिक है नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर। भाई ये तीसरा टर्म है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, ठीक है, 2014 से लेके अब तक। तो कुछ बेसिक चीजें प्राइम मिनिस्टर में आपको तैयार करनी है, जो कि मैं नहीं करा पा रहा हूं, तो होमवर्क ये है, आपको क्या तैयार करना है। पहले भाई 15 अगस्त 1947 से आंतरिक सरकार का गठन मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री में। अभी पॉलिटी में जब संविधान पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मतलब स्टार्ट एकदम होगा जब संविधान सभा का गठन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो एक बार आंतरिक सरकार पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, 15 अगस्त 1947 से लेके आज आपका डेट है 28 मार्च 2025। ओके, इस डेट के बीच में मेरे भाई, मान लो इस डेट के बीच में क्या है, जितनी लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कितने टाइम बने हैं, आपको देखो क्या क्या याद करना है, कितने टाइम बने हैं। खास में कोई रिपीट किया हो तो रिपीटेशन 2 बार 3 बार, ठीक है, तो आपको कितने टाइम्स बने हैं उनको ईयर्स के अनुसार, ईयर के अनुसार क्या, मान लो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कितने साल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कितने साल रहे, ठीक है। इसके अलावा हमको पता है कि ठीक है, मतलब जितने भी अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक, इंदिरा गांधी जी कितने ड्यूरेशन रही हैं, तो इनका ऑर्डर भी दे सकता है, मतलब ईयर के अनुसार कार्यकाल के का
कालानुक्रम अरेंज कर सकता है कि भाई ईयर के अनुसार इनको अरेंज करो, ठीक है, बढ़ते से घटते में या घटते से बढ़ते में। तो वो ईयर्स दिमाग में रखना है, ठीक है। कोई ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा मतलब चुने जाने में के समय लोकसभा मेंबर थे, तो मेजर लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो चुने जाने के पहले राज्यसभा के मेंबर थे, ऐसे लोग जो चुने जाने के पहले न लोकसभा के मेंबर थे न राज्यसभा के मेंबर थे, न लोकसभा के मेंबर थे न राज्यसभा के मेंबर थे, ऐसे पर्सन जो न राज्यसभा का मेंबर रहा हो ना लोकसभा का रहा हो, दोनों में से किसी का ना रहा हो, ठीक है, और वो रहा कहां पे हो, वो रहा हो विधानसभा का, कोई ऐसा रहा हो, ठीक है। ऐसे प्रधानमंत्री जो इसके पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ऐसे सारे प्रधानमंत्री का नाम, यूपी से कितने प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, कौन कौन सा उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आप किसी भी गाइड बुक में, फॉर एग्जांपल लूसेंट वगैरह में पाओगे और क्वेश्चंस बन के आते हैं। मैं आपको बता दूं, हो सकता है मैं जितना एफर्ट कर रहा हूं क्वेश्चन यहीं से बना के देते, क्योंकि उनको गलत कराना ना, तो गलत यहां से भी करा सकते हैं। ओके, तो ये चीज। अच्छा, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा, ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ओके, ये सारी चीज हो गई। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 कहता है कि भाई कि प्रधानमंत्री की क्या होगी, नियुक्ति की जाएगी, ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अब बात आती है कि किसके असर, इलेक्शन हुआ, मान लो आम चुनाव हुआ, तो किसी को भी राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो उसका आंसर यस होगा कि नो होगा, अभी वन वर्ड में नहीं देंगे, समझते हैं फिर देते हैं, फिर आंसर करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो एक पार्टी है, ठीक है, बी, एक पार्टी है मान लो सी, एक पार्टी ए भी रख लो भाई, ठीक है। तो ए से आम आदमी पार्टी, बी से बीजेपी हो गया, सी से कांग्रेस हो गया, ठीक। तो मान लो ऐसी पार्टीज है। अभी मान लो, और इसी तरीके से आप डी भी लिख दो, डी से भी पार्टी का नाम है, ई भी लिख दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए बी सी डी ई लिख दो। अब मान लो ये 5 पार्टियां क्या होगा कि टॉप 5 पार्टीज है, टॉप 5 बड़ी पार्टीज है। अब क्या होगा कि भाई इन 5 पार्टीज में हमको पता है कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं टोटल, और बहुमत के लिए कितना चाहिए, तो बटे 2 +1 यही रूल होता है। हालांकि ये ऑलरेडी ऑड में है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमको कितना चाहिए, आप भाग देके निकाल लेना। तो इतना तो भैया हमको चाहिए ही चाहिए, बटे 2 +1 हमको चाहिए, ठीक। अब समझो क्या होगा, मान लो कि हमको जो चाहिए वो हमको नहीं मिल पाया, किसी को, ये ए के पास मैक्सिमम 200 सीटें गई, बी के पास मैक्सिमम 100 सीटें गई, तो 200 300 हो गया, सी के पास मान लो 75 सीटें गई, ठीक है, ऐसे ऐसे कम होता चला गया। तो बहुमत का आंकड़ा क्या हुआ, कोई पार्टी नहीं छू पाई। तो ऐसे में क्या फिर से री इलेक्शन होगा। तो नियम यह है कि भाई राष्ट्रपति क्या करेगा, जो सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी नंबर ए, तो उसी क्या करेगा, उसी के ए पार्टी का जो बहुमत दल का नेता होगा उनको बुला लेगा, भैया आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो नियम तो यह है। तो जो बहुमत दल का नेता होगा, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो रूल तो ये हो गया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 सबसे अच्छा नियम यह है। लेकिन अब कोई बहुमत दल का नेता बन गया तो बहुमत साबित करो भाई, अब बहुमत, ठीक है, अब आप क्यों करो, आपको बहुमत साबित करना होगा। तो अगर भाई कोई बहुमत दल का नेता है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर भाई ए के पास 300 सीटें है, तो भाई सोचना ही नहीं है, इनके लीडर को बना दो। लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसी आ गई जो अस्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, जो ऊपर की कंडीशन है, तो क्या होगा, तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाया जाएगा, भाई आप पीएम बन जाओ। ऊपर थोड़ा सा गलती हो गई है, ऊपर बहुमत दल का नेता ऑलरेडी लिखा ही था, तो कोई अगर भाई आ ही गया है मेजॉरिटी के साथ, तो भाई सोचना ही नहीं है। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कंडीशन, यहां पे देखो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भैया किसी भी पार्टी को, यानी त्रिशंकु केस बन जाता है, किसी को बहुमत है ही नहीं, तो राष्ट्रपति के पास यही क्या है, पहला तो नियम है स्वविवेक, हम कह सकते हैं स्वविवेक की शक्ति है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुला सकता है कि भाई आप क्या करो, आके पीएम बन जाओ। अभी पीएम बन गए, लेकिन ऊपर की स्थिति क्या है, अस्पष्ट बहुमत नहीं है। लेकिन लोकसभा में स्पष्ट बहुमत का होना आवश्यक है। तो इनको पहले तो साबित करो, 1 महीने के अंदर इनको साबित करने का नियमानुसार भाई हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। 1 महीने तक तो नहीं दिक्कत है, लेकिन 1 महीने के बाद
फिर समझ जाओ, ठीक है। तो 1 माह के भीतर सदन में इनको बहुमत साबित करना होगा, ये इनकी शर्त है। अब बात आती है कि क्या सर किसी एक्सटर्नल व्यक्ति को भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी था, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, वो डिसीजन भी 71 या 97 मतलब ऐसा कुछ है, एक डिसीजन भी है कि आउटसाइडर को भी क्या हो सकता है कि पीएम बनाया जा सकता है। लेकिन रूल्स क्या है उसमें भी कह रहा कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति पीएम बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के अकॉर्डिंग यस। थोड़ा ईयर मुझे फॉरगेट कर रहा हूं मैं, खैर वो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शर्त क्या है, तो शर्त तो पहली तो ऊपर की बात है कि राष्ट्रपति मान लो कि किसी लीडर को क्या किया, बना दिया, भाई कोई स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त था, 150 सीटें सबको आ गई 1-2 सीटें के अंदर पे, तो भाई किसी बाहरी बहुमत को व्यक्ति को बुला ले, भाई आप क्या हो, पीएम हो। अब पहली शर्त तो उनको ऊपर वाली फॉलो करनी है, ये 1 माह वाली, कि भाई 1 मंथ के भीतर, 1 मंथ के अंदर आपको बहुमत साबित करना होगा। तो पहली शर्त तो इनको यही फॉलो करना होगा, ठीक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का मेंबर होना आवश्यक है। और हमको पता है कि भाई इसी के लिए क्या क्या गया है, चलो यहां पे करते हैं, जब 6 मंथ के अंदर क्या करना होता है, ठीक है, 6 मंथ के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का मेंबर बनना आवश्यक है, किसी का मेंबर बनना आवश्यक है। तो शर्त नंबर 2 ही है। तो भाई जिसको भी बनाते 1 महीने के अंदर, एक तो वो बहुमत साबित करे, कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो विदाई। अगर ये काम कर भी लिए तो 6 महीने के अंदर उनको क्या करना है, 6 महीने के अंदर उनको अपना राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना होगा। तो जो ये कोई बाहरी व्यक्ति का मतलब ये नहीं लंदन वाला, कोई बाहरी व्यक्ति का मतलब जो संसद का सदस्य ना हो। यहां पे मतलब क्या है, जो किसी भी सदन का, जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। आगे बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे कार्यकाल। तो नॉर्मली कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल हम सबको पता है 5 ईयर। सब कुछ सही चला तो 5 साल। जैसे अभी क्या है, अभी समर्थन वाली सरकार है, तो आंध्रा वाले जो सीएम साहब हैं चंद्रबाबू नायडू जी और अपने नीतीश बाबू, तो अगर ये दोनों लोग समर्थन वापस ले लें तो सरकार क्या होगी, अल्पमत में आ जाएगी। उनको जैसे समर्थन वापस लेंगे 1 माह के भीतर मोदी जी को क्या करना होगा, अपना बहुमत साबित करना होगा। और अगर साबित नहीं कर पाए तो होगा क्या, सरकार गिर जाएगी। तो 5 साल तो मैक्सिमम है। लेकिन अगर किसी भी समय, यदि किसी समय अल्पमत की स्थिति आ जाएगी, यदि किसी समय अल्पमत की स्थिति आएगी तो क्या होगा, समय पूर्व कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और फिर आम चुनाव होगा। ओके, अगर कोई भी बहुमत नहीं साबित कर पाएगा तो फिर क्या होगा, आम चुनाव होगा, या जो बहुमत साबित कर देगा फिर खत्म हुआ। तो कार्यकाल का क्या है, ये हिसाब किताब है। प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, तो हमको पता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्त रखता है, राष्ट्रपति को बताता है भैया इनको मंत्री बनाना है, इनको हम ये डिपार्टमेंट दे रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद से संबंध में बहुत सारी क्या है प्रधानमंत्री के कार्य है। पहला काम क्या है भाई, मंत्रिपरिषद का गठन करो, कौन मंत्री बनेगा। दूसरा क्या है, मंत्रिपरिषद, और दूसरा उनके बीच में क्या है, उन मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा, कि भाई हम इनको गृह विभाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वित्त विभाग दे रहे हैं तो विभाग का बंटवारा, रेलवे दे रहे हैं विभाग का बंटवारा होगा। दूसरा मान लो कि अब कोई मंत्री है और वो प्रधानमंत्री के संतुष्टि के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या कोई शिकायत मिल गई, ठीक है। जैसे अभी मीटू मूवमेंट में भी एक संचार मंत्री थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, उनको हटाने की सिफारिश भी कर सकता है या मंत्रिपरिषद उनका इस्तीफा भी मांग सकता है, ठीक है। तो भाई राष्ट्रपति से बोल दे भाई कि इनको हटाइए, नहीं मानेंगे इस्तीफा देंगे तो ये भी राइट है, शक्तियां उसके पास, कार्य शक्ति समझते हैं। दूसरा क्या है, सब कुछ सही चल रहा है तो समय समय पे क्या होता है, मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाना,
ये किसका काम है? प्रधानमंत्री का, क्योंकि विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय बना रहे, ये भी भूमिका किसकी है? तो ये भी भूमिका है आपके प्रधानमंत्री की। तो समय समय पे बातचीत होती रहनी चाहिए विभिन्न मुद्दों पे। कोई डिसीजन लेना हो तो ये भी भूमिका है, ठीक है, सिंपल सी बात। अपना त्याग पत्र देके समस्त मंत्रिपरिषद को समाप्त भी कर सकता है, डिसॉल्व कर देगा। तो जीवन काल मंत्रिपरिषद का डिसाइड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। आज चाहे तो आज समाप्त, ठीक। तो कार्य हो सकता है राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में। तो हमने आर्टिकल 74 हमने पहले भी समझा इस चीज को, ठीक है, कि भाई नॉर्मली राष्ट्रपति सभी मामलों में प्रधानमंत्री की सलाह लेनी होती है। वो बात वही है मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग, मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग। तो वो लॉजिक वही है। राष्ट्रपति जितनी नियुक्तियां करेगा, चाहे वो राज्यपाल की नियुक्तियां हो या अदर किसी संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हो, तो वो उसमें पूर्व अनुमति प्रधानमंत्री की या वही बात है मंत्रिपरिषद की होती है। विधायी शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियों को समझते हैं, इसको समझते हैं। तो प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और योजनाओं को संसद में प्रस्तुत करते हैं। हमको पता है कि संसद का सेशन चलेगा, तो आने वाले ड्यूरेशन में क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं, संसद में प्रस्तुत कौन करेगा? तो वो करता है प्रधानमंत्री। और हमको पता है नीति आयोग का हेड भी कौन होता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो योजनाओं का निर्धारण तो वो भी करती है। तो इस मामले में भी प्रधानमंत्री का कार्य हम लोग समझ सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर के हिसाब से। प्रधानमंत्री विभिन्न विधेयकों को संसद में प्रस्तुत भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि कोई विधेयक किसी अदर मंत्री के डिपार्टमेंट का अगर मंत्री नहीं मौजूद है तो खुद भी कर सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री विदेश नीति का प्रमुख संचालन करता होता है, शासनाध्यक्ष है क्योंकि प्रधानमंत्री। तो वो क्या होगा भाई? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। क्या अगर वो नहीं उपस्थित है तो किसी को भले भेज दे, G20 हो, G7, मतलब G7 में तो नहीं, लेकिन ठीक है, अगर अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है तो कौन जाएगा? अभी जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री जाएंगे। वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बायलैटरल समझौते भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये सारी कार्य एवं शक्तियां हैं। बहुत सारी कार्य और शक्तियों को हमने जानबूझ के छोड़ा क्योंकि कुछ हमने राष्ट्रपति के ड्यूरेशन में पढ़ा है, कुछ अभी आगे पढ़ेंगे, तो बार बार रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहां पे हमारी क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास हमारा जो लेक्चर नंबर 7 होगा, तो इंट्रो में समझा देंगे क्या क्या है। देखो भाई, यूपी आरओ के लिए मास्टर क्लास हमारी चल रही है, मतलब स्टार्ट होने वाली है सोमवार से। वन ऑफ द बेस्ट क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री से। पहले 10 से 12 क्लास में आपकी हिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे, ठीक, निश्चिंत रहो। 70 क्लासेस का एक फॉर्मेटिंग हमारा तैयार है, इससे अधिक होगा, कम नहीं होगा। जबरदस्त रिवीजन होगी। आप लोग इसके अलावा केवल 199 में आपकी टेस्ट सीरीज भी निकाल दी है, तो आप मास्टर क्लास से और टेस्ट सीरीज से जुड़ के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, देखो यार, मुझे भी पता है आप पढ़ दोगे, आपको भी पता है कि आप खुद भी पढ़ दोगे, मतलब चीजें, क्योंकि लोगों को पता है क्या पढ़ना है। मैटर बस ये ना कि कोई रहे जो टाइम टू टाइम ये समझाए भाई ये चीजें पिछड़ रही हैं, तैयार करो एक स्ट्रेटजी पे, एक मेंटोरशिप के तौर पे क्या हो, एक मेंटोर के तौर पे आपके साथ खड़ा हो, ठीक है। टीम में बड़ी बड़ी टीमों में आप सोचो भाई जिस टीम में विराट कोहली है उस टीम को मेरा मेंटोर की क्या जरूरत है, लेकिन रखा जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेंटोर का होना जरूरी है। तो वहां पे हम लोग उस बैच में बेसिकली अल्टरनेट पे, मैक्सिमम अल्टरनेट पे आपके साथ गूगल मीट से जैसे तैसे भी मैं या रमन सर जरूर जुड़ेंगे, और कब तक? आपके एग्जाम तक। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेरा ये है कि आप जुड़ो ताकि जितनी कमियां हैं एग्जाम के पहले दूर करके अपनी विजय को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वो विजय केवल आपकी नहीं होगी, वो हमारी खुद की भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।